जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी स्टील सैंड से फाइट करने के लिए बाहर आ गया था और थोड़ी देर की फाइट में उसने इसे मार भी दिया था। इससे एमसी को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक था गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम वाला लेदर आर्मर और एक स्किल जिसके अंदर एंटी स्टेल्थ एबिलिटी थी। वो इन चीजों को खुद इस्तेमाल करता है और बाकी बची हुई चीजों को रख लेता है। तभी आन्यू भी उसके पास आ गई थी, तो वो सारी बची कुछ चीजें उसे ही बेच देता है और वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़े हाइड आउट की चाबी है, तो अगर तुम लोगों को खरीदना हो तो अपने हायर अप से पहले पूछ लो कितने में खरीदोगे। जिसके लिए आन्यू हाँ कर देती है। फिर वो कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, डार्क मून टाउन में 7 गोल्ड टियर के बॉसेस तबाही मचा रहे हैं। हमने टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनमें से एक को अलग करके उन्हें मार तो दिया था, पर वो सारे फिर से रिवाइव हो जा रहे हैं। अगर आप इनको हमारे लिए एलिमिनेट करते हो तो हम आपको 10 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देने को तैयार हैं। कैंगफेंग को लगता है कि जरूर इन गोल्ड बॉसेस के पीछे गॉड स्लेट्स नाम के ट्रेजर का हाथ होगा, तो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और 10 साल की लाइफ स्पैम भी ले लेता है। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कैंगफेंग को दिखाते हैं, जो कि अपने घोस्ट नाइट वुल्फ पे बैठ के सिटी सेंटर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद वो सिटी के सेंटर में बने स्टैच्यू के करीब आ चुका था। उसे स्टैच्यू के नीचे जाना है, क्योंकि डार्क मून टाउन में जाने के लिए उसे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करना पड़ेगा, जो कि इस सिटी के सेंटर में ही मौजूद है। पर जब वो सिटी सेंटर की तरफ पीछे से घुसता है तो उसे एक गली में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। हमें सामने दिखाते हैं कि शाओयू को तीन लड़कियों ने घेर रखा है और वो तीनों मिलके ही उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे हैं और उसे गालियां दे रहे हैं। एक लड़की इसके बाल पकड़ती है और दूसरी हंसते हंसते इसके मुंह पर घूंसे रखते हुए चिल्लाती है, तू स्लट, तेरी इतनी हिम्मत, तू अभी कुछ ही दिन हुए हमारी गिल्ड को ज्वाइन की और तू हमारे गिल्ड लीडर की तरफ डोरे डाल रही है। मार मार के इन लोगों ने शाओयू का थोपड़ा ही बिगाड़ दिया होता है, पर शाओयू अब भी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मिंग मिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो। तो पीछे से उसकी मिंग मिंग इस पे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुझे क्या लगता है मैं कोई अंधी बंदी हूँ क्या? मैं तुझे आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि चर्च से कोसों दूर रहना, वरना मैं तुझे फाड़ फाड़ के टुकड़े कर दूंगी। ये तीनों लड़कियां शाओयू के ऊपर लात घूंसों की बारिश कर देती हैं और पीछे से एमसी भी स्टेल्थ मोड में ये पूरा का पूरा सीन देख रहा था, पर वो इसके अंदर इंटरफेयर करने के बारे में सोचता भी नहीं, वो मनी मन सोच रहा था। ऐसा लगता है कि नाइट्स टेम्पलर्स को ज्वाइन करने के बाद शाओयू ऑफिशियली नाइट्स टेम्पलर्स के इंटरनल मैटर्स में भी उलझने लगी है। मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे पावर स्ट्रगल से भरे हुए खेल इस लड़की ने खेले हैं, पर ऑफ कोर्स इसके लिए सारे पंगों को मैंने ही झेला था। पर इस बार मैं बस आराम से बैठ के जिंदगी के मजे लूंगा। इधर तीनों लड़कियां लात घूंसों से शाओयू को पीटे जा रही थी और शाओयू चिल्लाती है, मिंग मिंग बस बस करो, अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बस मरने ही वाली हूँ। तो मिंग मिंग कहती है कि आज हम तुझे मार मार के ही मार डालेंगे। तो दूसरी वाली कहती है कि हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस लड़की ने कितने लोगों को सेड्यूस किया होगा। पर बगल में कैंगफेंग तो किसी दीवार के अंदर ही घुसा चला जा रहा था और कैंगफेंग हमें बताता है कि इस यांगाई सिटी रूइंस के सेंटर में बने इस जायंट स्टैच्यू के नीचे एक हिडन रूम है। इसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से तुम अपने ओरिजिनल टाउन में टेलीपोर्ट हो सकते हो। ज्यादातर लोगों को इस रास्ते के बारे में नहीं पता है। हाँ, पर ये टेलीपोर्टेशन फ्री में नहीं होती। इसमें पहली बार में तुम्हें 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देनी पड़ती है और अगली बार सीधा 1000 दिन और तीसरी बार में सीधा 2000 दिन। जब भी तुम टेलीपोर्ट होके वापस जाओगे तो अगली बार तुम्हें हमेशा डबल लाइफ स्पैम देनी पड़ेगी। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, इनिशियल टाउन धीरे धीरे करके इवॉल्व होके एक एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट सिटी में बदल जाएगा। यहाँ के मॉन्स्टर्स भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होके बॉसेस में बदल जाएंगे और यहाँ कुछ हिडन ट्रेजर्स भी दिखने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये इस बार आई हुई एंशिएंट गॉड स्लेट, जो कि एब्सोल्युटली मैं मिस नहीं कर सकता क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है। फिर कैंगफेंग सीधा उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के बीचों बीच आगे खड़ा हो जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि क्या तुम वापस से लैंड अबैंडन्ड बाय गॉड्स डार्क मून टाउन में वापस जाना चाहते हो? जो सुन के एमसी कहता है, क्या डार्क मून टाउन, क्या ये टाउन बाद में कभी प्रकट हुआ क्या? मैंने तो कभी अपनी पिछली जिंदगी में भी इस टाउन के बारे में नहीं सुना। फिर वो कहता है कि ठीक है टेलीपोर्ट करो। तो उसकी 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कट जाती है और अब एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और अगले ही पल वो डार्क मून टाउन के सेंटर में ही टेलीपोर्ट हो जाता है। पर रात होने के बावजूद यहाँ अब भी चहल पहल थी। कुछ बूढ़े पुराने लोग अब भी वॉक पे निकले थे। ये देख के कैंगफेंग भी आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा लोग हैं, पर यहाँ ज्यादातर बूढ़े पुराने लोग ही क्यों हैं? एमसी यहाँ टाउन के बाहर जा रहा था। वो जब टाउन के गेट पे पहुँचता है तो वहाँ पर 2 लोग एक बूढ़ी ग्रैंड माँ को अंदर ला रहे थे। वो ग्रैंड माँ कांपते हुए कहती है, ओह फाइनली हम सेफ जोन में वापस आ गए, मेरा दिल तो फटा जा रहा था। जो आदमी ग्रैंड माँ को अंदर ला रहा था वो कहता है, जैसा हमने आपसे वादा किया था, हमने आपको लेवल 3 तक अपग्रेड कर दिया है। दूसरा वाला कहता है कि जैसा कि हमने पहले ही एग्री किया था, हमारी टीम में होने की वजह से मॉन्स्टर्स की लूट का कुछ पार्ट आपके पास भी चला जाता है। आप जब अपने स्टेट्स को चेक करोगे तो वहाँ पर आपके पास 72 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ज्यादा होगी, आपको वो हमें देनी है। ये बात सुन के तो जैसे इस ग्रैनी में 100 हाथियों का बल आ गया हो, वो तुरंत ही इससे अपना हाथ छुड़ाती है और वो चिल्लाती है, क्या तुम्हें अब भी पैसा चाहिए? तुम लोग तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हो ना, जो हमें ही हेल्प करने के लिए बनी है। कैंगफेंग भी ये पूरा का पूरा मैटर शांति से सुन रहा था। पहला वाला बंदा इसे समझाता है, अरे ग्रैनी हम आपसे पैसे
थोड़ी मांग रहे हैं, हमने जब आपके साथ टीम बना के उन मॉन्स्टर्स को मारा था ना, तो उन मॉन्स्टर्स ने जो लाइफ स्पैम ड्रॉप की उसका कुछ पोर्शन आपके पास भी चला गया था। दूसरा वाला कहता है हाँ हमें बस वो छोटा सा पोर्शन ही चाहिए, इसके लिए आप शुरू में राजी हुई तो थी। तो खुसट बुढ़िया अपनी खिड़की दरवाजे खोलते हुए चिल्लाने लग जाती है, हे मुझे नहीं पता कि तुम किस बुलशिट एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, तुम इतने जवान लोग हो उसके बावजूद तुम्हें इस बूढ़ी औरत से भी पैसे चाहिए, कितने बेशरम हो तुम लोग। तो पहले वाला कहता है अरे दादी अब गलत समझ रही हो, हमने आपकी मदद करके आपको फ्री में ही लेवल अप कराया है, बस आप हमारी खोई हुई लाइफ स्पैम हमें दे दो। दूसरा वाला कहता है हाँ अगर आप हमारे साथ टीम नहीं बनाती तो आपको कोई लूट नहीं मिलती, कोई लाइफ स्पैम भी नहीं मिलती, पर इसके साथ साथ आपको कोई एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं मिलते, फिर आप लेवल अप कैसे करती। तो यहाँ वो दादी अब चिल्लाने लग जाती है, हे तू हमारे पास मत आना, मुझे तो छूना ही मत, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लूंगी, कितने बुरे लोग हैं, मैंगसी गिल्ड के लोग कितने ज्यादा घटिया हैं। तभी कोई स्टेल्थ मोड में इसके पास आता है और अपने एक हाथ से इसकी कॉलर पकड़ के पीछे खींचते हुए चिल्लाता है, ओ घटिया लोग। वो दादी कंफ्यूजन में चिल्लाती रह जाती है, तभी एमसी उसे उठा के सीधा इस शहर के बाहर ही फेंक देता है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो दादी भी कंफ्यूजन में अभी कह रही थी क्या चल रहा है, इतने में कहीं फैंक को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है, वो पूरे गुस्से में इसको सीधा गले से पकड़ता है, अपना पॉइजन डैगर बाहर निकालता है और गुस्सैल निगाहों के साथ इसको घूरते हुए सीधा अपना डैगर इसके ही अंदर घुसा देता है। और अगली चीज हमें जो दिखाई जाती है, इस बुढ़िया की बॉडी का फव्वारा बन चुका था। जी हाँ, इतना घिनौना और कठोर काम हमारे एमसी शैडो का ही है। यहाँ एमसी ने सही किया कि नहीं वो कमेंट में ही बताओ। मेरे ख्याल से इसको सजा तो मिलनी चाहिए पर इतनी भी कठोर नहीं। वो दोनों पीछे से अभी कंफ्यूज लग रहे थे, वो कहते हैं कि आखिर ये क्या था, पर तभी एमसी की इनको आवाज आती है, शहर के बाहर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही ऊपर डिपेंड करती है, अब जबकि ये मर चुकी है तो ये लाइफ स्पैन तुम्हारी हुई। दिन पर दिन अपना एमसी कठोर होता जा रहा है, पर ये दोनों तो अभी इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, पर इस बुढ़िया के मरने के बाद एकदम से खुशियां मनाने लग जाते हैं और चिल्लाते हैं, वो क्या शॉट था यार। दूसरा कहता है कि मेरा नाम जिंग जिंग है, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस एक्सपर्ट ने हमारी मदद की है। तो एमसी कहता है मैं तो बस एक गुजरता हुआ राहगीर हूँ, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, तो इसे ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान वैसा नहीं था। और वो इतना कह के यहाँ से जाने लग जाता है, पर वो जाते जाते मन ही मन सोच रहा था कि टाउन में किसी को ना मारने का रूल ये सच में अब खटक रहा है। पीछे जब वो लोग लाइफ स्पैम में देखते हैं तो उनके पास करेक्ट 72 डेज की ट्रेड वाला लाइफ स्पैम मिलती है, जो देख के लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग एमसी को थैंक यू कहते हैं। और दूसरी तरफ एमसी जाते आते मन ही मन सोच रहा था, मीसा रिवर गिल्ड, तो ये गिल्ड इस डार्क मून टाउन से निकली थी। ये गिल्ड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड है। जब ये पहली बार स्टेब्लिश हुई थी तब इसने गॉड अबेंडेंट लैंड जैसी जगह पे एल्डरली पीपल को सपोर्ट किया था और उन्हें भी लेवल अप करने में मदद की थी, और बाद में इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया। अगर इसमें पॉपुलेशन की ही बात की जाए तो ये मेंगशा गिल्ड चाइना की सबसे ज्यादा बड़ी गिल्ड थी। ऐसे तबाही भरे समय में हमें इनके जैसे ही और लोगों की जरूरत है। फिर हमें इसी टाउन के बाहर रात में एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर्स को बहुत ही बड़ी बड़ी वाइंस ने जकड़ के रखा है। वो मॉन्स्टर जोरों से दौड़ रहा है। इसके सामने शाओयू की दोस्त है जो कि अपने मैजिक से उसको जकड़ के रखी हुई है। वो कहती है मम्मी अभी करो, तो उसकी मम्मी भी पीछे से हाँ करती है और वो कहती है अच्छी ठंडर आ जाओ। मतलब कि वो थंडर स्पेल का इस्तेमाल करती है और इसका स्पेल पूरा होते ही एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग सीधे इस मॉन्स्टर पे आके गिरती है और तभी एक आदमी पीछे से अपनी तलवार लेके आता है और सीधा इस मॉन्स्टर को दो भागों में बांट देता है। और ये स्वॉर्ड मास्टर इसी लड़की का पापा है। ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है चलो मैंने कर दिखाया। वो लड़की कहती है मम्मी पापा आप तो सच में ऑसम हो। और ये लड़की और इसकी मम्मी तो एकदम सेम टू सेम ही लग रही है। उसकी मम्मी कहती है हाँ बाकी लोगों के ट्यूटोरियल्स को देख के हम इन मॉन्स्टर्स को कितनी आसानी से मार पा रहे हैं, ये तो कितना आसान होता जा रहा है। फिर अब रात हो गई थी तो ये लोग वापस से टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यानियान का पापा कहता है वैसे यानियान मैंने सुना कि तुम्हारी अच्छी दोस्त क्वीन शाओयू ने नाइट्स टेम्पलर्स को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ लोग बात कर रहे थे कि नाइट्स टेम्पलर्स गिल्ड अपने मेंबर्स के ऊपर बहुत ही हैवी टैक्सेस लगाती है। तो यानियान कहती है हाँ मैंने उससे कहा था कि हमारी मेंगशा रिवर गिल्ड को ज्वाइन कर लो, पर उसने मना कर दिया। मैंने उससे ये भी कहा था कि हमारी ये मेंगशा रिवर गिल्ड पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गेम्स खेलना नहीं आता, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और तो और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें ज्वाइन नहीं करना चाहती। यानियान को देख के ये साफ पता चल रहा है कि वो इससे बहुत उदास है। पर तभी उसकी मम्मी कहती है कि पर अब तो वो ऑलरेडी लेवल 10 तक पहुंच चुकी है और ये तो नाइट सेंचुरी गिल्ड ने उसे मदद की है इतना ऊपर आने के लिए। तो उसका फादर कहता है भले ही वो लेवल 10 तक क्यों ना पहुंच गई हो, पर उस गिल्ड के लिए वो बस एक टूल ही है। तो अब ये लोग शांति से आगे बढ़ने लगते हैं और उसकी मम्मी एक गहरी सांस भरते हुए कहती है तो अंत में अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो चुपचाप बस मॉन्स्टर्स को मार के थोड़ी बहुत लाइफ स्पैम ही जमा करो। तो उसका पापा कहता है
बिल्कुल हमारी तरह कोई मास्टर दिखे तो उसे मार दो और अगर कोई बॉस दिखे तो मदद के लिए आवाज लगाते हुए भाग लो यहाँ से। पर यान अब भी चुप थी और वो उदासी भरे चेहरे के साथ कहती है कि पर शायू को लगता है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है, आफ्टर ऑल उसके पास एक हिडन क्लास है। अगर इस मामले में देखा जाए तो सच में वो हमसे बेहतर है। पर तभी पता नहीं कहां से बहुत सारे तीरों की बारिश सी होने लग जाती है और सीधा यान के फादर के ऊपर ही बहुत सारे तीर जाके लगते हैं। हर तीर 429 का डैमेज करता है और एक ही लहर में उसका फादर मारा जाता है। यान कंफ्यूजन में उसके पापा को आवाज लगाती है पर वो अब मारा जा चुका था। ऑफ कोर्स रिस्पॉन पॉइंट पर सामान हो जाएगा, पर ये लोग अब भी बहुत परेशान थे, खास तौर पे उसकी वाइफ। वो तो इससे ऑलमोस्ट रोने ही लग गई थी। फिर हमें दूसरी तरफ एक ग्रुप को दिखाते हैं जो ये सीन देख के बहुत जोर जोर से हंस रहा था। इनकी टीम का आर्चर हंसते हुए चिल्लाता है, देखा तुमने मेरी स्किल्स देखी, बस एक ही स्किल में मैंने उसे मार दिया। उसके बगल में खड़ा एक बंदा कहता है क्या बकवास कर रहा है, मिंगशर रिवर गिल्ड में कोई पावरफुल पर्सन है भी क्या? ये सारे के सारे ही कचरे हैं, इन कचरों को मार के क्या उछल रहा है? दूसरा सेशन कहता है बिल्कुल, अगर किसी बंदे के पास थोड़ी स्किल्स या एबिलिटीज होती भी तो क्या वो इन बुड्ढों को लीड करने के लिए आता? फिर ये तीनों फटाफट से भागते भागते सीधा इस माँ बेटे के पास ही आ जाते हैं और वो पूरा घमंडी अंदाज में इन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों अपना शरीर, जिंदगी और लाइफ स्पैन सब हमें दे दो। तो यानी ये देख के बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। वो डरते डरते कहती है, हे अथॉरिटीज ने जंगलों में लोगों को मारने के लिए बैन लगाया है, क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि तुम लोग वांटेड लिस्ट में आ जाओगे? तो ये आर्चर बंदा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है, जाओ जाके पुलिस के पास जाके पूछो मैं कौन हूँ, क्या उन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता भी है? यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूँ, वरना तुम लोगों के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के तो यानिया थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और वो चिल्लाती है, इसके बारे में तो सोचना ही मत मॉम, मैं इनको थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से गिल्ड चैनल पे कॉल करो मदद के लिए। जो सुनकर उसकी मम्मी तुरंत ओके कर देती है और वो सीधा गिल्ड चैनल को ओपन करके उस पर किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है। जो सुन के आर्चर चिल्लाता है, लगता है तुम लोग जीते जीते ही थक चुके हो। वो अपने असैसिन्स को ऑर्डर देता है, जाओ बुड्ढी को मार दो और उस जवान को थोड़े मजे के लिए जिंदा रखो। जो सुन के ये दोनों के दोनों ही असैसिन माँ बेटे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर इस लड़की ने भी अपनी मेज की स्टाफ को तैयार करके रखा था। इन दोनों पार्टीज में कोई टकराव हो पाता उससे पहले ही एक भेड़िया उड़ते उड़ते आता है और इन दोनों के दोनों असैसिन्स को अपने जबड़े में दबोचते हुए आगे निकल जाता है। ये देख के पहले तो यान कहती है हाँ, पर एकदम से वो भेड़िए को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख के वो आर्चर भी कंफ्यूज था, वो भी कंफ्यूजन में कहता है क्या, और अगले ही पल उसका सर भी गर्दन से अलग हो जाता है, पर उसके मुंह से अब भी यही सब निकलता है क्या? बगल में उस भेड़िए ने इन दोनों असैसिन्स को चबा चबा के उनको खत्म कर दिया था। वो लड़की अब भी ये देख के बहुत ज्यादा घबरा रही थी। दूसरी तरफ एमसी बगल में ही उस आर्चर की शकल को देख के उसे घूरे जा रहा था, जैसे कि वो इसे जानता ही हो। वो आर्चर भी एमसी को देख के कहता है, क्या एक डार्क शैडो? ये सारे गुंडे टेलीपोर्ट होकर टाउन में आ चुके थे और ये सभी लोग अब डिप्रेशन में चले गए थे कि हम लोग इतनी आसानी से कैसे मर गए। पर जब कोई चिल्लाता है, डैम मेरी इतनी सारी लाइफ स्पैम कैसे ड्रॉप हो गई? और नहीं, मेरी तो सारी की सारी लाइफ स्पैम खत्म हो गई है। आर्चर भी चिल्लाता है, मेरी भी सारी लाइफ स्पैम खत्म हो गई है, क्या ये हमारे किलर स्टेटस की वजह से हो रहा है? तो एक और असैसिन चिल्लाता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, भले ही हमारे ऊपर किलर स्टेटस है पर ये हमारी सारी की सारी लाइफ स्पैम खत्म थोड़ी हो सकती है। फिर आर्चर तुरंत इन लोगों से कहता है, जल्दी जंगल में चलो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तुरंत ही मारे जाएंगे, जल्दी से चल के हमें मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा ताकि हम थोड़ी लाइफ स्पैम वापस पा सकें। ये लोग फुल स्पीड में जंगल की तरफ जा रहे थे, पर तभी इस आर्चर की तरफ कुछ तो आता है। एक जोरदार लाइट चमकती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई रिएक्ट कर पाता, एक जाइंट सॉर्ड ऑफ लाइट सीधा इन तीनों के ऊपर ही गिर जाती है और ये तीनों अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। आर्चर चिल्लाता है कि ये बंदा जरूर बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इसने हमें उतना ही इंजर्ड किया है जिससे हम यहाँ से भाग ना पाए। मैं तो बिल्कुल भी यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। सामने से आवाज आती है, क्या ये तीनों वही हैं? ब्लैक ड्रैगन इज ऑल्सो अ ड्रैगन, टर्की फ्लेवर्ड राइस क्रस्ट और फ्लाइंग ब्रिज्म। भाई ये तीनों के तीनों ही इन तीनों के नाम है। वो असैसिन सामने वाले से कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? सामने से आवाज आती है, ये तीनों ही वो प्लेयर किलर्स हैं जो चारों तरफ प्लेयर्स को मारते जा रहे हैं। अब फाइनली हमने इन्हें पकड़ ही लिया। और इनके सामने ही कुछ चर्च के लोग थे और इनको सामने से देख के लग रहा है कि पहला वाला बिशप है और दूसरा वाला स्वॉर्ड मास्टर। इनका बिशप वाला बंदा कहता है, हम लोग ऑफिशियल हंटर्स हैं, प्लीज अपनी रियल लाइफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो, हम तुम्हें कानून के हिसाब से अरेस्ट करेंगे। वाह यार, कितने अच्छे लोग हैं यार, कितने तमीज से बात कर रहे हैं। तभी इनका बगल का स्वॉर्ड मास्टर कहता है, अगर तुमने रेसिस्ट किया तो हम तुम्हें मार मार के तुम्हारी सारी लाइफ स्पैम निचोड़ लेंगे। अब जबकि लाइफ स्पैम निचोड़ने की बात हो ही रही थी, तभी हमारा सीन चेंज होकर इसी आर्चर की डेड बॉडी पे जाता है, जहाँ पर ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स इसकी पूरी लाइफ स्पैम को निचोड़ रहा था। बगल में ही शैडो भी इसे देख रहा था। तभी पीछे से यानियन कहती है, थैंक यू शैडो बॉस, अगर अभी आपने मदद नहीं की होती तो आज तो मैं और मेरी मम्मी बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाते। इस लड़की के इतने अच्छे मैनर्स देख के क्वेंगफेंग भी मनी मन सोचता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चू यानियन इतनी अच्छी लड़की है। अभी जितना मैंने देखा उससे तो यही पता चल रहा है कि ये कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड और कितनी बहादुर लड़की है। और ये क्वीन शाओयू से तो कम्प्लीटली डिफरेंट लड़की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बन गए, पर किस्मत से ये तो अच्छी बात है कि अब इन दोनों के
रास्ते अलग हो चुके हैं। तभी क्विंग फेंग स्टेल्थ मोड में वापस चला जाता है और यानियन के सामने एक लाइट स्पैम से भरी हुई ऑर्ब को फेंक देता है, जो देख के यानियन बहुत हैरान हो जाती है। पर जब यानियन उस ऑर्ब को उठा के उसके अंदर लाइट स्पैम चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उतना ही लाइट स्पैम है जितनी मेरे फादर के पास थी। तो वो समझ जाती है कि उसके फादर की ही ऑर्ब है, मतलब शैडो ने उसके फादर की लाइट स्पैम को एब्जॉर्व करने की वजह उसे वापस ही दे दिया था। इधर उसकी मम्मी अभी इनोसेंट बच्चों की तरह शैडो को ढूंढ रही थी। फिर वो अपनी बेटी से ही पूछती है, बेटा वो बंदा कहाँ चला गया? पर उसकी बेटी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी मम्मी उसके पास आके कहती है, माय डियर वो बंदा ऐसे अचानक से डिसअपेयर क्यों हो गया? पर उसकी बेटी मनी मन सोच रही थी कि मुझे तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉस शैडो इतना अच्छा बंदा है। तभी हमारा सीन चेंज होके उसी रात को इसी जंगल की गहराइयों में आता है। यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप एक रास्ते को गार्ड कर रहा था। ये लोग बात कर रहे थे कि क्या कैप्टन आनियो ने ये नहीं कहा था कि शैडो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच जाएगा, पर अब तो आधा घंटा हो चुका है। आखिर वो शैडो वहाँ कर क्या रहा है? पर शैडो तो यहाँ पहुँच भी चुका था और इन लोगों के सामने से यहाँ से जा रहा था। ये लोग अब भी बातचीत कर रहे थे कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या शैडो अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मार भी पाएगा? दूसरा बंदा कहता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, वो सारे मॉन्स्टर्स रिवाइव हो सकते हैं। तो पहला वाला हंसते हुए कहता है कि शैडो में कुछ गट्स तो हैं, 7 गोल्ड टियर के बॉस जो इंडेफिनिटली रिवाइव हो सकते हैं। उसने इस मिशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी कैसे कर ली? ये देख के कैफे सोचता है ये लोग बस कॉमन वर्कर्स हैं, इन लोगों ने कभी असली पावर देखी भी नहीं। फिर वो इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो मनी मन हम लोगों को इस एंशिएंट गॉड टैबलेट के बारे में बताता है कि ये इक्विपमेंट्स में एक पॉजिटिव एफेक्ट्स और एक नेगेटिव एफेक्ट्स को ऐड कर देता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये एफेक्ट्स तुम्हारी क्लास प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बदल सकता है। मेरी पिछली जिंदगी में कुछ लोगों ने ये भी देखा था कि वर्ल्ड के 7th रैंक मास्टर ने 7 एंशिएंट गॉड टैबलेट्स का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट गॉड सुकाई को समन किया, जिससे वो एक लेजेंडरी बॉस को भी मार पाया था। एक एंशिएंट गॉड्स लैब के द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर बॉसेस के एक ग्रुप के अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं और हर बॉसेस की एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा अलग और बहुत ही यूनिक हो सकती हैं। कभी कभी तो बॉसेस इनविजिबल भी होते हैं और उनका इनविजिबिलिटी का लेवल भी बहुत हाई होता है। फिर जब भी कोई प्लेयर उनके आसपास से भी गुजरता है वो बेवजह ही मारा जाता है और उनको समझ में भी नहीं आता कि वो प्लेयर मरा कैसे। और कभी कभी तो वो असली बॉस एक समनर विजर्ड होता है जो कहीं पर भी छुपा रहता है और जब भी कोई प्लेयर किसी बॉस को मारता है तो विजर्ड आराम से इंडिफिनिटली उस बॉस को रिवाइव करता रहता है। थोड़ी देर में क्विंग फेंग चलते चलते उन 7 के 7 गोल्ड टियर के बॉसेस के सामने आ चुका है। अब वो स्टेल्थ मोड में ही था तो थोड़ा सोचने लगता है। अभी के हिसाब से सबके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये बॉसेस मरने के बाद रिवाइव हो सकते हैं और हर बॉस के पास फिर berserk एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में ये लिखा है कि इन 7 में से एक बॉस को अकेले मारने पर रिजरेक्शन और berserk ट्रिगर होता है। तो अगर मैं 7 के 7 को एक साथ मारूं तो क्या ये फिर भी रिजरेक्ट होंगे? हम कोशिश करके देख सकते हैं और ये वर्थ इट होगा। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसके सामने अपना डिवोटी फॉलोअर समन हो जाता है और वो कहता है कि सबसे पहले अपना डिवोटी पेंडेंट पहनते हैं और अपने डिवोटी फॉलोअर को आगे भेज के देखते हैं कि उन 7 के पास कौन सी पावर्स हैं। फिर क्विंग फेंग इसे हमला करने का ऑर्डर देता है तो ये डिवोटी फॉलोअर भी गुर्राते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और सीधा इन 7 के 7 के ऊपर एक साथ ही रश कर देता है और वो अपने एवी अटैक के साथ इन 7 के ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे इन सब के ऊपर 250 का डैमेज पड़ने लगता है। पर इस हमले से इन लोगों के ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं होता। इसके दिए हुए स्क्रैचेस तुरंत ही हील हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा अपने डिवोटी फॉलोअर की तरफ घूर के देखता है, उतने में ही कहीं से डार्क कलर का ऑरा आता है और सीधा डिवोटी फॉलोअर को अंदर ही घुसने लगता है और उसे अंदर से ही फाड़ के रख देता है। वो डिवोटी फॉलोअर बस चीखता ही रहता है और अगले ही पल उसका पूरा का पूरा शरीर लाइफ स्पैम्स के ऑर्ब में डिसॉल्व होने लगता है और वो 7 के 7 बॉसेस फिर से अपना सर घुमा के अपनी पंचायत बिठाने लगते हैं। पर इस छोटे से ही समय में क्विंग फेंग ने इन सारे के सारे बॉसेस के काम की इंफॉर्मेशन को भांप लिया था और वो मनी मन सोचता है ये सारे के सारे लेवल 10 पे हैं। किसी के भी पास अटैक रिफ्लेक्शन जैसी कोई स्किल नहीं है और इन सब के एट्रीब्यूट्स किसी नॉर्मल गोल्ड टियर के बॉसेस के भी दुगने हैं। तो अब मरो। फिर वो अपनी नाइट रिंग ब्लेड को एक्टिवेट करता है जिससे चारों तरफ डार्क रेड ऑरा फैलने लगता है। सभी को एक भारी अमाउंट का डैमेज पड़ता है। सब अधमरे हो चुके थे। तभी एमसी के पॉइजन डार्ट्स आते हैं और इन सब के अंदर ही घुस जाते हैं। इन सबको चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता और बस 3 सेकंड के अंदर अंदर ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। पर अगले पल कुछ तो अजीब होता है। इन सारे बॉसेस की चमड़ियां गायब तो हो रही थी पर उनके अंदर से कोई लूट ड्रॉप नहीं हो रही थी। तो अपना एमसीबी देख के कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या इनके अंदर से कोई लूट ड्रॉप क्यों नहीं हो रही है? पर अगले ही पल इन सारे के सारे बॉसेस का ही मास जुड़
जुड़ के एक के ही अंदर होने लगता है। ये सारे के सारे बहुत ही डिस्कस्टिंग और बहुत ही घिनौने लग रहे थे। अब कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि डिस्कस्टिंग और घिनौना एक ही होता है। और इधर इस घिनौने मांस को एक साथ जोड़ते जोड़ते देख के एमसी कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसका भी मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते और वो फिर पीछे हट जाता है और इसको जोड़ने देता है। और थोड़ी देर में ये सातों के सातों मॉन्स्टर्स जुड़ के एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाते हैं। हाँ, इसके भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और इसके अलावा सर, मुंह, आंख, कान कहाँ है वो तुम खुद ही देख लो। ये मॉन्स्टर जुड़ने के बाद कांपती हुई एक दहाड़ लगाता है। अपना एमसी भी ये देख के फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है, लगता है उन सातों के सातों मॉन्स्टर्स को एक साथ मारना एकदम सही डिसीजन था। अब ये मॉन्स्टर अपने सेकंड फेज में आ चुका है। पर एक मिनट, ये जायंट जैसे दिखने वाले इस बॉस के ऊपर ये अजीब अजीब से सिंबल्स, ये तो एंशिएंट गॉड्स के वर्ड्स है ना। फिर वो मॉन्स्टर क्वेंफेंग के ऊपर अपने क्लॉस से अटैक करता है तो क्वेंफेंग भी बाल बाल इसे डॉज करता है और वो इसके शरीर पे बने इन शब्दों को पढ़ रहा था और वो कहता है, ये तो एंशिएंट गॉड की स्क्रिप्ट है। इन शब्दों का मतलब डिजास्टर, नथिंगनेस, एंशिएंट, टाओ, वू, गॉड जी। अगर मैं इनको ठीक से अरेंज करूं और इनको अपनी शब्दों में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होगा क्लाइमेटी एंशिएंट गॉड जी। मैंने इस गॉड का नाम कभी नहीं सुना तो मैंने दूसरी लैंग्वेज में जब इसे ट्रांसलेट किया तो इस ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि ये है गॉड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जिसे ऊटोस भी कहा जाता है, पर अभी के लिए हम इसे गॉड जी ही बुलाएंगे। फिर क्वेंफेंग इससे एक कदम पीछे हटता है और वो कहता है कि अब आगे शायद मुझे इस मॉन्स्टर की बॉडी पे हमले करने हैं उसके शरीर पे बने इन शब्दों के पैटर्न के हिसाब से। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेस को खर्च किया था बस इस एंशिएंट और डिवाइन टेक्स्ट को समझने के लिए, ताकि मैं इस एंशिएंट रूइंस पे जीत हासिल कर सकूं। ये सब कुछ वर्थ इट था। फिर वो सीधा इसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना पहला डैगर सीधा इसके पैर के ऊपर मारता है और वो कहता है फर्स्ट, और अपना सेकंड डैगर मारता है सीधा इसके हाथ के ऊपर और तीसरा मारता है सीधा इसकी छाती के ऊपर। सारे शब्दों पे डैगर मारने के बाद इस बॉस के शरीर में पॉइजन फैल जाता है। ये बॉस जोर जोर से जहरीला खून की उल्टी करने लगता है। ये इतनी जोर जोर से दहाड़ रहा था कि पूरे जंगल में चारों तरफ इसकी आवाज गूंज रही थी। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये बॉस पानी पे कैसे चल रहा है और अपने एमसी भी पानी पे कैसे चल रहा है। जो भी हो, पर अभी ये बॉस फिर से पिघल के अपनी घिनौनी फॉर्म में आ गया था। पर सरप्राइजिंगली ये अब भी मरा नहीं था और वो अब भी गुर्रा रहा था, जो देख के एमसी कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी इसके गुर्राते के साथ ही पानी के ऊपर बहुत सारे रिपल्स बनने लगते हैं और इसी पानी के अंदर से बहुत सारे कॉफिन्स बाहर आने लगते हैं। इवन वो घिनौना मॉन्स्टर भी बिना अपनी शेप चेंज किए अपनी लिक्विड वाली फॉर्म में ही हवा में उड़ने लगता है। ये देख के क्वेंफेंग भी हैरान था, पर डरने की बजाय उसमें उल्टा जोश भर जाता है। पर अब ये घिनौना सा मॉन्स्टर अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके इधर उधर देखता है, फिर एकदम से उसके शरीर से बहुत सारी मीट बॉल्स निकल के अलग अलग फेसेस का रूप लेने लगती हैं और वो आसपास फैलने लगते हैं। पर ये देख के एमसी अपनी स्ट्रेटेजी को तुरंत ही तैयार कर लेता है। वो देखता है कि हर कॉफिन के अंदर एक स्लेट है जिनके अंदर एक अलग ही शब्द बना हुआ है। हर कॉफिन में एक अलग शब्द है और इन मीट बॉल्स के ऊपर भी एक शब्द बना हुआ है। उस सामने वाले कॉफिन में जो शब्द है बगल वाले मॉन्स्टर में भी वही शब्द है। तो ऐसा लगता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को अपने अपने शब्द वाले कॉफिन के पास लाना है और वहीं ले जाके इनको मारना है। मैंने इन डिवाइन स्लेट्स को काफी अच्छी तरीके से समझ रखा है। ऐसा लगता है कि अब ये आखिरी स्टेज है। सारे के सारे मीट बॉल्स वाले मॉन्स्टर सीधा अब एमसी की तरफ ही रश कर देते हैं और अपना एमसी वो भी अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो भी अपनी सारी पार्ट्स को रिलीज करते हुए चिल्लाता है, आ जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।